वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज क्लास हम देखेंगे, इससे पहले के क्लास में हमने देखा था बैंक दर, उसके अलावा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आज उससे आगे हम चलेंगे बचत बैंक दर। बचत बैंक दर क्या होता है? देखिए, बैंक दर इससे पहले हमने देखा था कि बैंक दर जो होता है वह होता है आरबीआई द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए ऋण पर, वो भी क्या, दीर्घकालीन ऋण पर जो ब्याज दर चार्ज किया जाता है उसको हम कहते हैं बैंक दर। और इसमें क्या है, बचत बैंक दर। तो बचत बैंक क्या है? बैंकों द्वारा, व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के छोटे छोटे बचत पर दिए जाने वाले ब्याज दर को बचत बैंक दर कहते हैं। यानी छोटा छोटा जो सेविंग अकाउंट पर जो विभिन्न बैंक देती है उसको बचत बैंक दर कहते हैं। बैंक दर और बचत बैंक दर में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा क्या, एक मोटा मोटी अंतर है कि बैंक दर जो है वो आरबीआई अपने वाणिज्यिक बैंकों से जो वसूलती है उसको कहते हैं बैंक दर, वो भी क्या, दीर्घकालिक ऋण पर। और यह जो है व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को, छोटा छोटा बचत बैंक जो होता है उस पर जो ये करता है उसको कहते हैं बचत बैंक दर। दूसरा है जमा दर। व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के सावधि जमा पर दिए गए ब्याज दर को जमा दर कहते हैं। दोनों में अंतर समझिए आप। बैंक में, व्यावसायिक बैंक में ही अपने ग्राहक जो हैं अपने पैसा रखते हैं, उसमें दो तरह के खाता खोले जाते हैं। एक होता है, ऐसे खाता का प्रकार कई है लेकिन अभी जिस पर चर्चा हो रही है, दो प्रकार के खाता होते हैं। एक जो होता है बचत खाता और दूसरा होता है सावधि खाता। सावधि का मतलब अवधि फिक्स होता है, उसकी अवधि लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, जिसको आप फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? एक निश्चित समय के लिए, जिस समय आप जमा करते हैं उसी समय निर्धारित कर दिया जाता है कि इतना दिन के अधीन हम इसको नहीं तोड़ेंगे, इतने दिन के अंदर हम बैंक से पैसा मांगने नहीं जाएंगे। तो बैंक एक निश्चित पीरियड के लिए बैंक को जब हम राशि देते हैं तो बैंक निश्चिंत रहता है, उसका अवधि फिक्स रहता है, आप कल होकर के उससे मांगने नहीं जाएंगे। तो वो अपना निवेश कर देता है, एक फिक्स जगह पे निवेश करता है जिससे अधिक उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो आप हमेशा देखेंगे
कि ये बचत बैंक दर जो होता है वो छोटा होता है जमा दर से। बचत बैंक दर हमेशा छोटा होगा जमा दर से। जमा दर का मतलब होता है जो फिक्स डिपॉजिट पर चार्ज किया गया जो इंटरेस्ट होता है जो ग्राहकों को दिया जाता है बैंक के द्वारा, उसको कहते हैं जमा दर। जबकि छोटा छोटा जो हम बचत करते हैं, डेली गए निकाले डाले, कभी कब डाले कब निकाले, उससे बैंक को मतलब नहीं, हम जब जाएंगे तब बैंक पैसा देगा। वैसे जमा दर को, वैसे जो आपका इंटरेस्ट होता है उसको कहते हैं बचत बैंक दर। यानी बचत खाते पर दिए गए इंटरेस्ट को हम कहते हैं बचत बैंक दर। जबकि फिक्स डिपॉजिट जो एक समय के साथ बाउंडेशन रहेगा कि इतने समय के लिए हम जमा कर रहे हैं, वो जो होगा उसको कहेंगे जमा दर। नेक्स्ट आते हैं नकद आरक्षित अनुपात है। नकद आरक्षित अनुपात इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए नकद आरक्षित अनुपात या इसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, या सिंपल शॉर्ट में इसको आपको CRR ही बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है? किसी वाणिज्यिक बैंक में जमा राशि का वह भाग जो अनिवार्य रूप से RBI में उसे सुरक्षित जमा रखना होता है, नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है। यानी यदि कोई भी व्यावसायिक बैंक है, बैंक खोला है, तो उसमें जितना भी जमा होगा उसका एक फिक्स असेट्स, वो प्रतिशत में फिक्स रहता है कि इतना प्रतिशत हर हाल में RBI के पास जमा करना है। वो उसके साख के रूप में कि वो बैंक कभी संकटग्रस्त हो तो वो कैसे आखिर उससे निपटेगा, उसके लिए, हालांकि उसके लिए और भी है, SLR है, लेकिन यह जो है सो RBI के रूप में गारंटी मनी के रूप में उस RBI के पास उसको रखना पड़ता है, और निश्चित अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। जिसका जितना ज़्यादा उसका वो व्यवसाय चलेगा, जितना ज़्यादा उसमें जमा होगा, उसको उसी अनुपात में RBI के पास अपनी राशि सुरक्षित रखनी होगी। और इस दोनों के रेशियो को, कितना उसके पास कुल पूंजी है, कितना रुपया उसके पास जमा करना है RBI में, उसको हम नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात। ये CRR के केस में होता है कि इसकी दर जितनी ऊंची होती है, बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी होती है। इसकी दर जितनी ऊंची होती है,
बैंकों के साख सृजन क्षमता में कमी होती है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, SLR। वैधानिक तरलता अनुपात इसको कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। किसी वाणिज्यिक बैंक को किसी वाणिज्यिक बैंक में जमा कुल राशि का वह भाग जो उस बैंक को अपने पास स्वर्ण उसके अलावा विदेशी मुद्रा के रूप में आरक्षित रखना होता है। वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। यानी प्रत्येक बैंक जितना उसके पास जमा पूंजी होगा उसका एक फिक्स प्रतिशत उसको अपने पास जमा रखना होता है, उसका यूज नहीं करना होता है। ये आपके RBI के गाइडलाइन के अनुसार है, उसको अपने पास उतना जमा रखना होता है जो उसके किस समय में, जो उसके संकटग्रस्त होने के समय में कार्य आता है। मान लीजिए किसी कारण से उस बैंक में वित्तीय क्या कहते हैं, वित्तीय आपात आ गया, वित्तीय संकट आ गया, उसके पास पैसा का फंड फ्लो नहीं आ रहा है, जमा नहीं आ रहा है, बावजूद उसके कस्टमर उससे निकालने आ रहे हैं, तो वैसे समय इस SLR से वो अपना राशि वो अपने कस्टमर को देगा। उसको कहते हैं SLR। वित्तीय संकट का सामना करने हेतु RBI ऐसी व्यवस्था करती है। ये बैंक को वित्तीय संकट से उबारने हेतु यह बैंक को वित्तीय संकट से उबारने हेतु व्यवस्था की गई है।
वित्तीय संकट से नहीं जूझना पड़े, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है बैंक का। इसमें वृद्धि या कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि या कमी के समान होता है। इसमें वृद्धि या कमी का प्रभाव बैंक दर में कमी या वृद्धि के समान होता है। जैसे कल हमने बताया था, बैंक दर में कमी होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, महंगाई घटती है। बैंक दर में यदि वृद्धि कर दे तो मार्केट में तरलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है, महंगाई घट जाती है, मांग एवं उत्पादन में कमी आ जाती है। तो ये सब प्रभाव सेम जैसा उसका प्रभाव था वहीं एसएलआर का एसएलआर यदि बढ़ गया तो सेम प्रभाव एसएलआर का भी पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कितना हो गया? 4 हो गया था ना, 4 पॉइंट हो गया था। प्राइम लैंडिंग रेट, PLR, प्राइम लैंडिंग रेट, ये है आपका जिस दर पर बैंक अपने जोखिम शून्य ग्राहकों को ऋण देता है। जिस ब्याज दर कर दीजिए, जिस ब्याज दर पर बैंक अपने जोखिम शून्य ग्राहकों को ऋण देता है, उसे प्राइम लैंडिंग रेट कहते हैं। दूसरा है आधार प्रणाली, आधार दर प्रणाली। आधार दर प्रणाली इसमें था आपका प्राइम लैंडिंग रेट है, कहता है वह ब्याज दर जिस पर बैंक अपने वैसे कस्टमर जिस पर जोखिम शून्य हो, मतलब पैसा डूबने का कहीं से कोई ये नहीं हो, 100% पैसा वापसी की गारंटी हो, वैसे कस्टमर को, यानी बैंक भी जो पैसा लगाती है, बैंक भी अपने पैसा जो अपने कस्टमर को देती है तो वो विभिन्न दर पर देती है। ऐसा नहीं कि सबों के लिए एक समान। कुछ कस्टमर जो जनरल कस्टमर है उसका अलग रेट होता है, और
बड़े राशि जो बड़े कस्टमर लेते हैं उसके लिए अलग रेट होता है। जैसे यदि बड़ा सा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को लोन दे रहा है, तो जो सामान्य दर होगा 12%, 14%, 15%, 18% जो होता है वो रेट नहीं लेती है, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है, उसका अलग रेट होता है। तो वैसे कस्टमर जिसको जोखिम शून्य हो, यानी वापसी की गारंटी हो, ऐसा नहीं डाउट नहीं हो कि हाँ वो पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो वैसे कस्टमरों को जिस रेट पर ये देती है उसको कहते हैं प्राइम लेंडिंग रेट। अब देखिए उससे भी है आधार दर प्रणाली। यह जो है आरबीआई ने आरबीआई ने 2010 ईस्वी में प्राइम लेंडिंग रेट के जगह आधार दर प्रणाली की शुरुआत की। यह किसी ग्राहक को से प्राप्त होने वाला न्यूनतम ब्याज दर है। अर्थात बैंक इससे कम दर पर ऋण नहीं उपलब्ध करा सकती है। इससे कम दर पर ऋण उपलब्ध नहीं करा सकती है। यह सबसे न्यूनतम दर है, इससे कम दर नहीं हो सकता है। यह जो है सो इस दर को क्या कहते हैं? इस दर को कहते हैं आधार दर या बेस रेट कहते हैं। इसकी गणना लागत आधारित सूत्र से की जाती है। इसकी गणना जो होती है लागत आधारित सूत्र से की जाती है। तो यहाँ प्राइम लैंडिंग रेट आप समझ गए होंगे। प्राइम लैंडिंग रेट क्या है? वह न्यूनतम दर है जो जोखिम शून्य ग्राहकों से लिया जाता है, और उससे भी नीची रेट आरबीआई के द्वारा स्पेशल फैसिलिटी 2010 में था। 2010 से पहले ये आपका प्राइम लैंडिंग रेट जो था वो सबसे कम हुआ करता था, सबसे कम ब्याज दर प्राइम लैंडिंग रेट ही हुआ करता था। लेकिन 2010 में प्राइम लैंडिंग रेट से भी नीचे का आधार दर आ गया है, बेस रेट इसको कहते हैं। बेस रेट कहते हैं। बेस रेट वह न्यूनतम दर है बैंकों द्वारा। यदि बेस रेट को डिफाइन करना होगा तो बैंक द्वारा किसी कस्टमर से लिया गया वह न्यूनतम रेट जिससे कम बैंक किसी अन्य से नहीं लेती हो, यानी उससे कम बैंक रेट हो ही नहीं सकता है, उस दर को हम क्या कहते हैं? बेस रेट कहते हैं। इसकी शुरुआत 2010 से हुई है और इसकी गणना जो होती है लागत आधारित सूत्र से होती है। इतना चीज़ आप देखें। तो बैंक से संबंधित ये विभिन्न शब्दावली थी जो पिछले 2 क्लास में हमने ये किया। नेक्स्ट क्लास एक और लेके आएंगे, उसमें जो विभिन्न वित्तीय संस्थान हैं उसकी स्थापना कब हुई है, किस समिति की अनुशंसा पर हुई है, उस पर लेके आएंगे। तो आप ये देखिए
और इससे पिछला क्लास भी हमने कुछ शब्द डिफाइन किया था। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और नेक्स्ट क्लास जो लेकर के आएंगे विभिन्न वित्तीय संस्थान की स्थापना वर्ष, वो याद करने वाला होगा, उसको आप याद करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।